गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आरएनएस की एसिड बेस अवधारणा पढ़ी थी। अब सेकंड है ब्रोंस्टेन-लोरी की अवधारणा। ब्रोंस्टेन-लोरी ने यह अवधारणा आरएनएस की अम्ल सार सिद्धांतों की कमियों को दूर करने के लिए अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। आरएनएस की अम्लसार अवधारणा को दूर करते हुए ब्रोंस्टेन तथा लोरी ने अपनी पृथक रूप से ये धारणा प्रस्तुत की थी, जिसे सामूहिक रूप से ब्रोंस्टेन व लोरी की अवधारणा कहते हैं। ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार, ठीक है, अम्ल सार अभिक्रियाओं की ये विशेषता होती है कि उनमें एक स्पीशीज से प्रोटॉन का स्थानांतरण अन्य स्पीशीज पर होता है। अतः यह अभिक्रिया प्रोटॉन स्थानांतरण से संबंधित है। जबकि आर्यनेस ने कहा था कि अम्ल वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं तथा क्षार वे होते हैं जो कि OH- देते हैं, आयन देते हैं। तथा आर्यनेस की जो अवधारणा थी वो जल आयन सिद्धांत मतलब वैद्युत अपघट्य सिद्धांत पर आधारित थी। परिभाषा के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन त्यागता है तथा क्षार वह पदार्थ है जो कि प्रोटॉन का ग्रहण करता है। यही ब्रोंस्टेन-लोरी का अवधारणा थी कि अम्ल तो वह पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटॉन को त्यागता है तथा क्षार वह पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटॉन को ग्रहण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन HCl, एक जो एक अम्ल है जो H+ और Cl- के अंदर डिसोसिएट होता है। तो H+ आयन यहाँ पे प्रोटॉन त्याग रहा है अम्ल तथा से। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं Cl- जो कि एक क्षार की तरह व्यवहार करता है, वो वापस से किसको ग्रहण कर रहा है? H+ को। मतलब अम्ल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन को Cl- जो कि एक क्षार है ग्रहण करके क्या बना रहा है? HCl। ऐसी अभिक्रियाओं में विलायक को महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात विलायक की उपस्थिति या विलायक विहीन माध्यम में भी हम अम्ल सार की पहचान कर सकते हैं। जबकि आरएनएस की जो अवधारणा थी उसमें विलायक मुख्य घटक के रूप में कार्य कर रहा था। मतलब केवल विलयन अवस्था में ही हम अम्ल या सार होने की घटना को समझा सकते थे। लेकिन जो ब्रोंस्टेन-लोरी की अवधारणा थी उसमें विलायक को इतना महत्व नहीं दिया, अर्थात विलायक विहीन माध्यम में भी हम अम्ल या सार को पहचान सकते हैं। इस प्रकार यह अवधारणा अम्ल सार के एक विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है, क्योंकि आरएनएस के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है सार कहलाता है, ठीक है। जबकि ब्रोंस्टेन-लोरी के अनुसार क्या था कि जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? सार कहलाता है। अर्थात ये जो ब्रोंस्टेन-लोरी की अवधारणा है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में लागू की गई थी। किसी पदार्थ का अम्ल या सार होना अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। हम किसी भी पदार्थ को अम्ल है या सार वो पहले नहीं बता सकते। हम अभिक्रिया के दौरान ही ये बता सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन सार है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेके हम ब्रोंस्टेन-लोरी अवधारणा को समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल है HCl को जल में मिलाने पर यह अपना प्रोटॉन जल को दे देता है, ठीक है। अतः यहाँ HCl किस तरह कार्य करेगा? अम्ल की तरह, तथा जल यहाँ पर सार की तरह कार्य करता है। क्योंकि HCl का जब डिसोसिएशन होता है तो H+ और Cl- में विभक्त होता है। तो H+ यहाँ पे प्रोटॉन त्यागा गया प्रोटॉन है जो किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? H2O मतलब जल के द्वारा, और क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन या H3O+ और Cl- बचा रह जाता है। सेकंड है एग्जाम्पल लेते हैं हम अमोनिया गैस को जल में घोलने पर यह जल से एक प्रोटॉन लेकर, ठीक है, अब ध्यान रखना, अमोनिया गैस को जल में घोलने पर यह जल से एक प्रोटॉन लेकर NH4 अमोनियम आयन बनाता है या NH3 सार के रूप में, जबकि जल अम्ल के रूप में व्यवहार करता है। ऊपर जब हमने देखा था, ठीक है, देखिए ऊपर जब हमने देखा था तो यहाँ पर H2O प्रोटॉन ग्रहण करके सार की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है? जल एक प्रोटॉन त्याग रहा है, अर्थात अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। NH3+ H2O मतलब NH3 यहाँ पे सार की तरह और H2O अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है।
तो कंडीशंस डिपेंड करती हैं, रिएक्शन कंडीशन पे अम्ल या क्षार होना डिपेंड करेगा। इस प्रकार HNO3 को जल में घोलने पर यह अपना प्रोटॉन त्याग कर अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, HNO3 को जल में डालेंगे तो H+ NO3- में विभक्त होगा। ठीक है, और ये प्रोटॉन है जो जल द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और वो क्षार की भांति व्यवहार करेगा। यदि HNO3 को एक प्रबल प्रोटॉन दाता H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो HNO3 एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, क्षार की तरह। ठीक है, जैसे रिएक्शन दे रखी है कि HNO3 प्लस H2O, ठीक है, NO3 माइनस प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनता है। यहाँ पर HNO3 अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्योंकि यहाँ पर HNO3 एक प्रोटॉन को त्याग रहा है। जबकि दूसरी यही रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ हम करवाएं, ठीक है, तो HNO3 यहाँ पे किसकी तरह क्षार की व्यवहार करेगा, क्षार की तरह, क्योंकि यह H2SO4 से एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनाएगा, H2NO3 प्लस प्लस HSO4 माइनस। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि किसी पदार्थ का अम्ल व क्षार होना अभिक्रिया की भूमिका पर निर्भर करता है, अर्थात संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञात होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उदासीन अणु ही अम्ल या क्षार हो सकते हैं, अपितु आयन भी अम्ल या क्षार के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम आणविक अम्ल, आयनिक अम्ल और अन्य उदाहरण को समझते हैं, जैसे कि HF है, ये एक आणविक अम्ल के हैं जो कि H+ और F- में विभक्त होता है। ठीक है, जो कि प्रोटॉन त्याग रहा है, और HNO3 हमने जैसे एग्जाम्पल समझा था ऊपर। ठीक है, अब कुछ आयनिक अम्ल हैं जैसे कि HCO3- है जो कि H+ और CO3- के अंदर विभक्त हो रहा है, अर्थात प्रोटॉन को त्याग रहा है। जैसे आणविक अम्ल को समझते हैं NH3+ H+। ठीक है, आणविक क्षार का एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3 है जो कि एक प्रोटॉन को ग्रहण करके अब क्या बना रहा है, NH4 आयन। ठीक है, वैसे पिरिडीन है, पिरिडीनियम आयन बनाती हैं जो कि प्रोटॉन को ग्रहण करके। उसी प्रकार आयनिक क्षार है, ठीक है, जो कि जैसे OH- है जो H+ को ग्रहण करके क्या बनाएगा, H2O। और इसी तरह CO3- है जो कि एक प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, HCO3-। उसी प्रकार HSO4- आयन है जो कि एक प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा, H2SO4। अब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे AlH2O5OH की पावर +2 एक प्रोटॉन को क्या बना ग्रहण करके क्या बना लेगा, AlH2O का होल 6 प्लस 3 आयन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टेड लेवरी अवधारणा के अंदर संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। इसके अंदर देखते हैं, यदि कोई अम्ल एक प्रोटॉन को त्यागता है तो उससे निर्मित शेष भाग जो, ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण करने की चेष्टा रखते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl का एग्जांपल है, H+ और Cl-, तो H+ को प्रोटॉन के रूप में त्याग दिया। अब जो Cl- है, ठीक है, वो इस पर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज के बन जाती हैं, तो वो एक प्रोटॉन ग्रहण करने की इच्छा भी रखता है, मतलब इंटरेक्शन पावर उसका बढ़ जाता है। तो प्रोटॉन त्यागने वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं, अम्ल, तथा निर्मित स्पीशीज, ठीक है, वो क्या कहलाती है, संयुग्मी क्षार। समझिए इसको अच्छे से, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि H है जैसे कि एक अम्ल है, ठीक है, तो ये जो त्यागा हुआ प्रोटॉन है, ठीक है, वो तो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन A- है ये क्या, HA का क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार। यदि कोई पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो क्षार कहलाता है, और क्षार प्रोटॉन ग्रहण कर अम्ल देता है। समझिए इस चीज को, यदि कोई पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो क्षार कहलाएगा, और क्षार प्रोटॉन ग्रहण कर अम्ल देता है, जैसे कि B-, ठीक है, क्षार है, और वो क्या करेगा, H+ को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, BH, जो कि एक संयुग्मी अम्ल बन गया है वापस। ठीक है, जैसे कि HCl का एग्जांपल लेते हैं अपन, HCl है जो कि H+ Cl- में टूटा। ठीक है, तो Cl- क्या कहलाएगा, उसका संयुग्मी क्षार। अब इसी संयुग्मी क्षार को अगर वापस अपन H+ से रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, उसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। अतः अभिक्रिया में वे अम्ल व क्षार जिसमें केवल प्रोटॉन का अंतर हो, वो क्या कहलाते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार
युग्म। अब इन दोनों ऊपर वाली जो रिएक्शंस हैं इनको अगर हम शामिल करके देखें तो Ha+B- है। Ha क्या है? अम्ल। इसका संयुग्मी क्षार कौन सा होगा? देखिए A-, ठीक है, जो H+ है वो प्रोटॉन था। B- क्या है यहाँ पे? क्षार। तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा? BH, ठीक है। अम्ल क्षार युग्म अभिक्रिया में एक प्रोटॉन का निरंतर स्थानांतर होता रहता है, ठीक है। अतः क्रियाकारक व उत्पादों के मध्य एक गतिशील साम्य स्थापित हो जाता है, मतलब प्रोटॉन त्यागा जाता है और वापस से ग्रहण किया जाता है। जब HCl को जल में डाला जाता है तो HCl अपना प्रोटॉन जल को त्याग कर Cl- में बदल जाता है। अतः यहाँ HCl है अम्ल के रूप में व्यवहार करता है। तो Cl- उसका क्या हुआ? संयुग्मी क्षार। अम्ल का तो होता है संयुग्मी क्षार और क्षार का क्या होता है? संयुग्मी अम्ल। उसी प्रकार इस अभिक्रिया में H2O एक प्रोटॉन ग्रहण कर क्षार के रूप में व्यवहार करता है तथा निर्मित स्पीशीज, ठीक है, क्या है? हाइड्रोनियम आयन H3O+ उसका संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ऐसा ही इसकी विपरीत अभिक्रिया में भी संभव है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन HCl जो कि एक अम्ल है तथा H2O एक क्षार है। तो अम्ल का संयुग्मी क्षार कौन सा होगा? Cl- प्रोटॉन त्यागने के बाद में। और H2O का संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद में? H3O+, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसे सिमिलर समझते हैं अदर अमोनिया और जल का कि NH3 एक क्षार की तरह व्यवहार करता है और H2O यहाँ पर अम्ल की व्यवहार करता है, ठीक है। तो NH3 जल से एक प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? NH4+ जो कि इसका संयुग्मी अम्ल है तथा H2O एक OH- में प्रोटॉन त्याग कर क्या क्या बनाता है? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी अम्ल क्षार अभिक्रियाओं में अम्ल व क्षार के मध्य लिखी संख्याएं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म को प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि ऊपर लिखा देकर रखा है कि क्षार 1 है, इसका संयुग्मी, जैसे क्षार 1 है तो इसका संयुग्मी अम्ल 1 है, ठीक है। और अम्ल का नीचे 2 लिखी है हमने, तो यहाँ पे संयुग्मी क्षार इसका क्या होगा? सेकंड, ठीक है। इसकी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है संयुग्मी अम्ल क्षार की। उपरोक्त अभिक्रिया में NH3 क्षार हैं तथा इसका संयुग्मी अम्ल अम्ल NH4+, अतः यहाँ क्षार फर्स्ट व संयुग्मी अम्ल फर्स्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म अभिक्रियाओं में अम्ल व क्षार का सामर्थ्य इस प्रकार होता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी क्या होगी इनकी कि यदि दुर्बल अम्ल हो तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि यदि दुर्बल अम्ल हो तो संयुग्मी अम्ल क्षार उसका प्रबल होगा और यदि ये प्रबल क्षार हो तो उसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा? दुर्बल होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट स्पीशीज, ठीक है, अगर प्रथम स्पीशीज यहाँ पे प्रबल है तो दूसरी वाली स्पीशीज जो कॉन्जुगेटेड होगी वो क्या होगी? प्रबल। और दुर्बल होगी। और अगर फर्स्ट स्पीशीज यहाँ पे दुर्बल है तो सेकंड स्पीशीज यहाँ पे क्या होगी? प्रबल। मतलब प्रबल अम्ल है तो उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा और अगर दुर्बल अम्ल है तो उसका संयुग्मी क्षार प्रबल होगा। संयुग्मी अम्ल युग्म अवधारणा द्वारा हम अभिक्रिया की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? यदि अभिक्रिया के दौरान दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से प्रबल संयुग्मी अम्ल क्षार बनते हैं तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। यदि दोनों स्पीशीज दुर्बल हैं तो अभिक्रिया बैकवर्ड्स में डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब प्रत्येक दिशा में चलेगी। यदि अभिक्रिया के दौरान दुर्बल अम्ल क्षार बने तो अभिक्रिया अग्र दिशा में प्रोसीड करेगी, ठीक है। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म धारणा के अनुसार हम जल योजित संकुल यौगिकों के अम्लीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेट की कैसे व्याख्या कर सकते हैं? देखिए कि FeH2O6+3 अगर यहाँ ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, यदि इसको जो क्रिया जल से कराई जाए जो कि एक क्षार है तो क्षार है तो इसके प्रोटॉन को, ठीक है, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? अम्ल का तो क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार, ठीक है। और यहाँ पे जल एक प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाने लगा? H3O+ आयन जो कि इसका संयुग्मी अम्ल है। यह सिद्धांत हम उभयधर्मी स्व आयनन को भी समझा सकते हैं। उभयधर्मी मतलब
सेम स्पीसीज है, जैसे H2O प्लस H2O, मतलब एक यहाँ पे H2O का अणु जल की अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तथा दूसरा H2O का अणु किसकी तरह, सार की तरह व्यवहार करेगा। मतलब एक तो जल का अणु प्रोटॉन त्यागेगा, ठीक है, और दूसरा H2O का अणु प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। वैसे कि वैसे NH3 प्लस NH3, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है जो कि सार की तरह व्यवहार कर रहा है और दूसरा वाला अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, और क्या बना रहा है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि H2SO4 प्लस H2SO4, ठीक है, यहाँ पर एक H2SO4 का अणु सार की तरह, दूसरा अम्ल की तरह कार्य करता है और क्या बनाते हैं, संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी सार। अतः स्पष्ट है कि सारे आर्यनीय अम्ल जो कि प्रोटॉन का स्रोत होते हैं वे ब्रोंस्टेंट अम्ल हैं, लेकिन सारे ब्रोंस्टेंट लोरी सार आर्यनीय सार नहीं हो सकते, क्योंकि आर्यनीय केवल H प्लस और OH माइनस पर डिपेंड करती थी, जो आर्यनीज की थ्योरी थी, ठीक है। लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया कि अम्ल सार होना अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।